हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर मूवी स्टोरी। आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक एलियन को अपने भाई और दोस्तों के मारने का बदला लेती है। इस मूवी का टाइटल है प्रे। ये मूवी रिलीज हुई है 2022 में और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत 1719 से होती है, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में अपने कबीले के साथ रहती है। उसके साथ एक डॉग भी होता है जो उसके साथ शिकार पे भी जाता है। नारू असल में एक शिकारी बनना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली इस बात की इजाजत नहीं देती। एक दिन उसे जंगल में एक हिरन नजर आती है, तब वो उस पे निशाना लगाकर उसके पास जाती है, लेकिन अचानक बादलों के बीच एक आवाज आती है जिससे वो हिरन भाग जाती है और नारू भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। लेकिन नारू उस हिरन का शिकार नहीं कर पाती और उसके डॉग का पाँव किसी ट्रैप में फंस जाता है। नारू अपने डॉग के पास आती है और उसका पैर उस ट्रैप से निकालती है, और जब वो अपने डॉग के जख्म पे मरहम लगाती है, उसे बादलों से वही जोरदार आवाज दोबारा सुनाई देती है। इसीलिए वो पहाड़ पे जाकर आसमान की तरफ देखने लगती है, जहां उसे आसमान में एक एलियन शिप दिखाई देता है। ये कोई आम एलियन नहीं होता, बल्कि ये भी शिकारी एलियन होता है और ये जमीन पे शिकार करने ही आता है, और ये शिकार भी उन लोगों का और उन जानवरों का करता है जो इसके लिए खतरा साबित होते हैं। इसके बाद नारू अपने भाई ताबे के पास जाती है और उसे बताती है कि आज उसने आसमान में काफी बड़ा परिंदा देखा है। असल में नारू उस प्रेडेटर शिप की बात कर रही होती है, क्योंकि ये पुराना वक्त होता है और इस वक्त लोगों को शिप्स और एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसीलिए वो इसे अपने लिए एक अच्छा साइन समझने लगती है और अपने भाई को बताती है कि अब वो भी एक शिकारी बनना चाहती है। लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें शिकार के बारे में कुछ नहीं पता, तुमने शिकारी बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके बाद नारू अपने डॉग के साथ अपने घर चले जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो जड़ी बूटियों से काफी अच्छी दवाई बनाती है, और उसे नारू का शिकार पे जाना और शिकार की बातें करना पसंद नहीं होता, और वो उन्हें समझाती है कि तुम शिकार और शिकार करने की बातें छोड़ दो, क्योंकि तुम बाकी चीजों में भी काफी अच्छी हो। जिसके बाद वो उसे एक फूल वाली जड़ी बूटी लाने को कहती है। इसके बाद हम वो स्पेसशिप देखते हैं जिससे वो प्रेडेटर इनविजिबल तौर पर आता है, यानी अब वो भी इस जंगल में दाखिल हो जाता है। इसके बाद नारू को दिखाया जाता है जो जंगल में वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ रही होती है। तब उसे अपने कबीले के बाकी लोग नजर आते हैं जो इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि जंगल में एक शेर उनके एक साथी को उठाकर ले गया है। तभी वो सारे उसे ढूंढने जंगल में जाते हैं, जिनके साथ नारू का भाई ताबे भी होता है, जो तमाम साथियों को लीड कर रहा होता है। अब वहाँ नारू भी आ जाती है और उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वो सारे साथी नारू को अपने साथ ले जाने से मना करते हैं। लेकिन नारू का भाई ताबे कहता है कि हमें अगर अपना दोस्त जिंदा मिलता है तो उसके इलाज के लिए हमें नारू की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद सारे साथी राजी हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जंगल की तरफ आता है, जहाँ पे एक चूहा एक चींटी को खा लेता है और फिर एक सांप उस चूहे को खाता है, और इसके बाद वो प्रेडेटर उस सांप को काट देता है, यानी उसे मार देता है। प्रेडेटर इस वक्त भी इनविजिबल होता है, वो किसी को भी नजर नहीं आता। ये भी उसकी पावर्स में से एक पावर होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा उन शिकारियों पे आता है जो अपने साथी को ढूंढ रहे होते हैं, और बलाखिर उन्हें अपना साथी भी मिल जाता है जो जिंदा होता है लेकिन जख्मी होता है, और नारू उसका इलाज करती है और वो उसे वो फूल वाली दवाई भी खिलाती है, जिससे उस लड़के का जिस्म भी ठंडा होने लगता है। ये एक ऐसा फूल होता है जिसे पुराने जमाने में लोग अपना खून बंद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद शाम हो जाती है और तमाम शिकारी अपने जख्मी दोस्त को लेकर कबीले की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब ताबे नारू को कहता है कि तुम्हें इनके साथ कबीले जाना पड़ेगा, जबकि वो उस शेर का शिकार करने अपने दोस्त के साथ चला जाता है। नारू भी अपने भाई के साथ शेर का शिकार करने जाना चाहती है, लेकिन उसका भाई उसे ये कहकर मना कर देता है कि उनके साथी को उसकी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उसको उनके साथ कबीले जाना चाहिए। नारू ना चाहते हुए भी उन साथियों के साथ कबीले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे वो सांप मिलता है जिसे प्रेडेटर ने मारा होता है। इसके साथ ही उसे पैरों के कुछ निशान मिलते हैं जो साइज में काफी बड़े होते हैं। इसके अलावा खून भी होता है जो दरख्त पे काफी ऊपर से आया होता है। तब नारू को लगता है कि यहाँ पे शेर के अलावा कुछ और भी हो सकता है, यानी कि कोई बड़ा जानवर और भी है। वहाँ पे मौजूद बाकी साथी बताते हैं कि ये कोई बड़ा भालू हो सकता है, लेकिन नारू को ऐसा नहीं लगता और वो अपने भाई को इन्फॉर्म करने भाग जाती है। वो अपने भाई की तरफ पहुंचती है और उससे उस सांप और बड़े बड़े कदमों के निशानों के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि हम शेर के बहुत पास आ गए हैं, इसलिए सबसे पहले हमें उस शेर पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो शेर के गार की तरफ जाते हैं,
नारू और उसका एक साथी दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है जबकि ताबे नीचे होकर शिकार का वेट करता है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक वो शेर निकल के उसके साथी पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब उस शेर का अगला निशान नारू होती है और वो उसके पास आ रहा होता है। इसी दौरान नारू को जंगल में कुछ रेड लाइट्स दिखाई देती हैं। उसी वक्त वो शेर भी नारू पे हमला कर देता है, लेकिन नारू शेर को भी जख्मी करके नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है उसका सर एक पत्थर पे लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जैसे ही नारू को होश आता है वो अपने घर में होती है। उसे कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ताबे लेकर आया था और इसी दौरान ताबे भी कबीले में वापस आ जाता है जिसने शेर को मारा होता है और ताबे के इस बहादुरी पे उसे नया चीफ भी बना दिया जाता है। तमाम कबीले के लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि खतरा ख़त्म हो गया है, लेकिन सिर्फ नारू को पता होता है जंगल में शेर के अलावा कोई और चीज़ भी है। इसीलिए वो अपने भाई के पास दोबारा आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि अभी खतरा टला नहीं बल्कि जंगल में उसने कुछ और भी देखा हुआ है। वो ताबे को शाम के बारे में, उन बड़े कदमों के बारे में, उस जंगल में देखी हुई रेड लाइट्स के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि ये तुम्हारा एक वहम है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन ही नारू इस बात का फैसला कर लेती है कि वो अकेले जंगल में जाकर उस शिकार का पता करेगी और रास्ते में उसे कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिससे प्रेडेटर के बारे में वो जान सकती हैं। इसके बाद प्रेडेटर का सामना एक वुल्फ से यानी कि एक भेड़िए से होता है और वो उसे लड़ता है और उसे काफी आसानी से मार देता है। इसके बाद नारू को दिखाया जाता है जिसे रास्ते में भूख लगी होती है और वो एक खरगोश का शिकार करके उसे पकाकर खा रही होती है। उसके बाद उस प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो उस भेड़िए के सर पे कुछ ऐसा स्प्रे करके उसकी खाल उतार देता है और उसके स्केलेटन को, उसके स्कल को अपने पास इनाम के तौर पर रख देता है। इसके बाद एक रास्ते से गुजरते हुए नारू को जंगली भैंसों की लाशें मिलती हैं जिसे काफी बेदर्दी से किसी ने मारा होता है और उन तमाम भैंसों की खाल भी उसके जिस्म से अलहदा हुई होती है। वहाँ पे एक सिगरेट भी नारू को मिलता है जिससे पता चलता है कि ये काम किसी इंसान का ही है। इसके बाद नारू एक दलदल में फंस जाती है लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से खुद को बचा लेती है। वो अपनी कुल्हाड़ी एक पेड़ पे फेंकती है और खुद को वहाँ से खींच कर निकाल लेती है। इसके बाद दरिया के किनारे नारू को एक बहुत बड़ा भालू दिखाई देता है जो किसी जानवर को खा रहा होता है। नारू अपना कमान निकालती है और उस भालू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज खींचने की वजह से उसका कमान टूट जाता है। तब भालू को पता चल जाता है कि वहाँ कोई और भी है और वो उनकी तरफ तेजी से आने लगता है। नारू वहाँ से भागती है और वो भालू उसके पीछे होता है। तब नारू एक लकड़ियों के झुंड में छुप जाती है और वो भालू भी उसके पीछे आ रहा होता है। भालू लकड़ियां चीरते हुए अंदर की तरफ आता है और नारू को खाने ही वाला होता है कि अचानक वो रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रेडेटर भी आ जाता है और भालू उसे महसूस कर लेता है। तब प्रेडेटर और भालू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें प्रेडेटर का खून भी निकलता है और वो जख्मी हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेडेटर को गुस्सा आता है वो किसी चीज से भालू को एक ही वार में मार देता है। वो भालू को उठा लेता है और भालू का खून भी प्रेडेटर पे गिर रहा होता है। तभी वो देखना भी शुरू हो जाता है जिसे देखकर नारू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और काफी डर जाती है। उसके सामने वो नदी होती है, वो अपनी जान बचाने उसमें कूद जाती है। हालांकि प्रेडेटर भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। नारू दरिया के किनारे जंगल की तरफ पहुंच जाती है जहाँ पे उनके कबीले के और शिकारी भी होते हैं जिन्हें उनके भाई ने उसे ढूंढने के लिए भेजे होते हैं। अब नारू उन सबको प्रेडेटर के बारे में बताती है लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर नारू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब एक शिकारी उसको पकड़ लेता है क्योंकि वो वहाँ से जा रही होती है। दोनों के बीच लड़ाई भी होती है लेकिन आखिरकार वो नारू को पकड़ भी लेते हैं। वो नारू के हाथ पैर भी बांध लेते हैं ताकि वो दोबारा ना भाग सके। तब वहाँ पे नारू का पीछा करते हुए प्रेडेटर भी आ जाता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है। वो इन शिकारियों के हाथ में हथियार देखकर उन पे हमला कर देता है। प्रेडेटर अपना लेजर लाइट इस्तेमाल करते हुए शिकारियों को मारता है जबकि वो इनविजिबल होता है और वो उन शिकारियों को नजर नहीं आ रहा होता। इसी दौरान एक तीर प्रेडेटर को लगता है और उसका असली रूप भी सबके सामने आ जाता है। उसने एक मास्क पहना होता है और वो बहुत ही डरावना और खौफनाक होता है। तमाम शिकारी उस पर हमला करता है लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है। इसी दौरान नारू अपनी रस्सी खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागती हुई एक रास्ते में जाती है जहाँ पे उन्हें कबीले का एक और शिकारी भी मिल जाता है। वो नारू को छुपने का कहता है और अपने कमान से प्रेडेटर पे निशाना लगाता है, लेकिन उनको प्रेडेटर भी देखता है जो इंसानों के जिस्म से निकलने वाले हीट की वजह से उनको पहचान सकता है, देख सकता है। इसलिए वो नारू और दूसरे शिकारी को घास में छुपा हुआ देख लेता है।
तब वो दोनों भी अपनी जान बचाने वहाँ से भागते हैं, लेकिन प्रेडेटर भी आ जाता है और वो भी उसे एक शिकारी को मार देता है। नारू भी भागती हुई जाती है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और ये प्रेडेटर भी देख रहा होता है कि नारू का पैर एक ट्रैप में फंसा हुआ है। जब वो समझता है कि नारू अब उसके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो उसे मारे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन तब वहाँ कुछ शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने वो ट्रैप लगाया होता है। ये वही शिकारी होते हैं जिन्होंने इन जंगली भैंसों का शिकार किया होता है। वो नारू को बेहोश करके अपने साथ ले चलते हैं और जब नारू की आंख खुलती है वो उनके कैंप में होती है और वो एक पिंजरे में बंद हुई होती है। वहाँ पे एक ट्रांसलेटर भी होता है जो इन दोनों के बीच ट्रांसलेशन का काम भी कर सकता है। वो भी नारू से उस प्रेडेटर के बारे में पूछता है और कहता है कि उसने भी हमारे काफी बंदों को मारा हुआ है और वो पूछते हैं कि अगर उसे प्रेडेटर के बारे में कुछ पता है तो वो इन्हें बता दे। लेकिन नारू मना कर देती है और कहती है कि मुझे इस प्रेडेटर के बारे में कुछ नहीं पता। काफी पूछने के बावजूद भी जब नारू कुछ नहीं बताती तब उनका सरदार उनके सामने ताबे ले आता है, यानी कि नारू का भाई को ले आते हैं, जिसे भी पकड़ कर उन्होंने कैद किया होता है और वो ताबे को भी काफी टॉर्चर करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन शिकारियों ने ताबे और नारू को एक पेड़ के साथ बांधा होता है ताकि जब वो प्रेडेटर इन पर हमला करने के लिए आए तब वो प्रेडेटर का शिकार कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेडेटर वहां पे आ जाता है जो अपने असली रूप में होता है, यानी इस दफा वो इनविजिबल नहीं होता। उसके आते ही नारू अपने भाई को बताती है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेडेटर उन पर हमले नहीं करता जो उस पर हमला नहीं करते। वो सिर्फ उनको मारता है जिससे उसे खतरा महसूस हो या जिनके पास हथियार हो, क्योंकि नारू ने उसे लड़ते हुए देखा होता है। तब उसका भाई कहता है कि हम इस प्रेडेटर को भी मार सकते हैं, अगर इससे खून बह सकता है तो ये मर भी सकता है। जैसे ही प्रेडेटर इनके पास आता है वहाँ पे एक मौजूद ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है, लेकिन ये प्रेडेटर बहुत ताकतवर होता है और वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाला। इसी के साथ वो तमाम शिकारी भी प्रेडेटर पे हमला कर देते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि प्रेडेटर के पास काफी मॉडर्न हथियार होते हैं और वो उन शिकारियों को बहुत आसानी से मार देता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि नारू और उसका भाई उस ट्रैप की मदद से उस रस्सी को तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। ताबे अपने घोड़े की तरफ जाता है जबकि नारू अपने डॉग को बचाने के लिए कैंप की तरफ वापस जाती है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि प्रेडेटर अपने हाथ पे बनी हुई एक डिवाइस जमीन पर रखकर चला जाता है और जैसे ही वो डिवाइस ओपन होता है उससे धमाके हो जाते हैं जिससे वो काफी सारे शिकारी भी मर जाते हैं। इसके बाद नारू उन शिकारियों के कैंप पहुंच जाती है जहाँ पे उसका डॉग भी होता है और शिकारी भी होते हैं जिन पर हमला करके वो उनको मार देती है और अपने डॉग को चुराकर वहाँ से जाने का कहती है। तभी वहाँ पे वो ट्रांसलेटर आ जाता है जो इस लड़ाई में जिंदा बचकर इधर आता है। उसका एक टांग भी नहीं होता जिसे शायद प्रेडेटर ने काट दिया होता है। वो नारू के पास आता है और उसे बचाने के लिए हेल्प मांगता है। वो नारू से कहता है कि अगर वो उसकी जान बचाएगा तो वो अपनी गन भी नारू को देगा और उसे वो गन चलाने का तरीका भी सिखाएगा। ये सुनने के बाद नारू भी उसका इलाज शुरू करती है और उससे भी वो फूल लेती है जिसके खाने के बाद उसका जिस्म भी ठंडा होने लगता है। इसके बाद वो प्रेडेटर भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन उस प्रेडेटर को ये पता नहीं चलता कि वो ट्रांसलेटर अभी जिंदा है। लेकिन जैसे ही प्रेडेटर का पाँव ट्रांसलेटर के पाँव के ऊपर आता है वो चीखने लगता है और प्रेडेटर उसे मार देता है। ये सब नारू भी देखती है और उसे पता चल जाता है कि वह फूल खाने से प्रेडेटर उसे नहीं देख पाया। तभी अचानक वहाँ पे ताबे आता है और वो प्रेडेटर पे हमला कर देता है। उस हमले से प्रेडेटर का मांस जमीन पे गिर जाता है। फिर वो अपने हथियार उठाता है और ताबे पे हमला करता है, लेकिन चूंकि उसके मांस का लेजर बीम दरख्त के ऊपर होता है तो सारी फायरिंग वहाँ पे हो रही होती है। नारू ये सब भी देख रही होती है और वो ये भी समझ जाती है कि उसके हथियार कैसे काम करते हैं। इसके बाद नारू भी अपनी बाइक की मदद करती है और उस प्रेडेटर पे फायरिंग करने के लिए अपना गन लोड कर देती है और जैसे ही वो फायर करती है वो फायर नहीं होता और देखते ही देखते वो प्रेडेटर वहाँ पे गायब हो जाता है और वो ताबे को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। इसके बाद प्रेडेटर नारू पे हमला करता है, लेकिन नारू वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की ताबे की माँ के पास आती है और उसे कहती है कि ताबे मर चुका है। वहाँ से जाने के बाद नारू को उन शिकारियों का सरदार नजर आता है जिसने काफी बेरहमी से उसके भाई को मारा होता है। वो चुपके से जाती है और उसको बेहोश कर देती है। वो उसका एक पैर भी काट देती है और वहाँ पे वो खराब बंदूक भी रख देती है जो ट्रांसलेटर ने उसे दी होती है ताकि जब वो प्रेडेटर वहाँ पे आए वो उसको मार दे। इसके बाद वो फूल वाली जड़ी बूटी खाती है ताकि उसका जिस्म ठंडा हो और प्रेडेटर को नजर ना आए। और जब प्रेडेटर वहाँ पे आता है वो नारू को नहीं देख पाता, उसे सिर्फ वो शिकारी ही नजर आता है। प्रेडेटर को आते हुए शिकारी देखता है इसलिए वो अपना बंदूक उठा के उसे मारने लगता है, लेकिन उस बंदूक से फायर नहीं होती और प्रेडेटर उस शिकारी को मार देता है। तब नारू पीछे से आती है और प्रेडेटर के सर पे बंदूक से फायर कर देती है जिससे प्रेडेटर का मांस जमीन पे गिर जाता है और नारू उसे उठा के भाग जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है
है कि नारू प्रेडेटर को पकड़ने के लिए ट्रैप्स बनाती है। नारू उसके लिए जाल बिछाती है और उसके मांस को भी जगह पे रख देती है। कुछ देर बाद वो प्रेडेटर वहाँ पे पहुंच जाता है और नारू उस पर हमला कर देती है। वो प्रेडेटर पे काफी वार करती है लेकिन प्रेडेटर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन नारू हार नहीं मान रही होती और वो लगातार प्रेडेटर पे हमला करती है और प्रेडेटर भी उसे मारने की मुकम्मल कोशिश करता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी लड़ाई चल रही होती है। प्रेडेटर भी काफी जख्मी होता है लेकिन उसके हर वार से नारू बच जाती है क्योंकि नारू ने उसके फाइट करने के अंदाज को काफी अच्छी तरीके से जांचा होता है और उसे ये भी पता होता है कि प्रेडेटर सिर्फ अपने स्कल जिससे लेजर निकलता है सिर्फ उसी से निशाना लगा सकता है। इसलिए नारू उस प्रेडेटर को काफी चालाकी के साथ उस जगह पे ले आती है जहाँ पे उसने वो स्कल लगाया होता है। प्रेडेटर एक दलदल में फंस जाता है और वहाँ से निकल के जैसे ही वो नारू पे निशाना लगाता है, लेकिन उस मास्क की वजह से उसका निशाना नारू पे नहीं बल्कि उसके अपने आप पे लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नारू उस प्रेडेटर का सर काट कर अपने साथ कबीले ले आती है और उसका सर और शिकारियों की बंदूक भी अपने चीफ को दे देती है और अब नारू की इस बहादुरी की वजह से उसे कबीले का नया चीफ भी बना दिया जाता है और इसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।